तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो हमारी जो सीरीज चल रही है यूपी जीके की केसपाल सर की, जो कि आरडब्ल्यू के टीचर हैं, ठीक है। हैंड रिटन नोट है उनके सेट नंबर 7, 8 और 9 का हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है कि बेरिया घाट मेला कहाँ पर मनाया जाता है। तो बेरिया घाट मेला जो है वो हरदोई में मनाया जाता है। श्री रामपुर मेला कहाँ पर मनाया जाता है। तो फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। रामनगरिया मेला कहाँ पर, श्री रामपुर और रामनगरिया मेला जो है वो फर्रुखाबाद में ही मनाए जाते हैं। सैयद सालार उर्स मेला जो है वो कहाँ मनाया जाता है, वो बहराइच में मनाया जाता है। देवी पाटन मेला कहाँ पर, बलरामपुर में मनाया जाता है। हनुमानगढ़ी कहाँ स्थित है, तो अयोध्या में ही स्थित है। आलमगीरपुर मेला कहाँ मनाया जाता है, तो मेरठ में मनाया जाता है। रंग महल कहाँ पर स्थित है, तो कल्पी कहाँ पर है, ये जालौन में स्थित है। पिशाच मोचन की बात कर लेते हैं तो ये वाराणसी में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली ग्लब्स पपेट है। तो ग्लब्स पपेट क्या है, गुलाबो सिताबो को कहते हैं। क्या कहाँ पर है, गुलाबो सिताबो पहली ग्लब्स पपेट है। अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है, किसका, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का। तो ये संस्कृति संस्थान जो है जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1976 को की गई थी। कब, 31 दिसंबर 1976 को अखिल भारतीय व्यास महोत्सव की स्थापना की गई थी। संस्कृत संस्थान की स्थापना की गई थी, जो कि अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन करती है। राज्य ललित अकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो राज्य ललित अकेडमी जो कि लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना 8 फरवरी 1962 को की जाती है, राज्य ललित अकेडमी की। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी की स्थापना कब होती है, तो हमने शायद तीसरे और चौथे सेट में बताया था कि 13 नवंबर 1963 को उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी की स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध, ये भी हमने आपको तभी बताया था जब संगीत नाट्य अकेडमी बताई थी, उसके जस्ट नीचे जैन विद्या शोध संस्थान, ये लखनऊ में स्थित है और 31 जनवरी 1991 में इसकी स्थापना की जाती है। 31 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया, तो प्रशांत कुमार जो है वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। किसके, डीजीपी के रूप में प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया है। हमने आपको दूसरे सेट में भी बताया था और शायद पहले सेट में भी इनका जो जिक्र है वो किया गया था, ठीक है। प्रथम डीजीपी कौन है, तो प्रथम डीजीपी नरेश कुमार है, बताया था आपको, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला आईपीएस जो कि कंचन चौधरी भट्टाचार्य हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है। ये हम आपको सभी जो चीज़ें हैं वो पहले सेट में हमने आपको बताई थी कि पहली आईपीएस जो है वो कंचन चौधरी है, पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है। प्रथम डीजीपी जो रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के वो नरेश कुमार हैं और वर्तमान में जो डीजीपी है वो कौन है, तो प्रशांत कुमार है, ठीक है। 22 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज 2024 की शुरुआत हुई। तो ये किस स्थान पर हुई, ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज की शुरुआत, तो ग्रेटर नोएडा में होती है। कहाँ पर होती है, ग्रेटर नोएडा में इसकी शुरुआत होती है। बीवी गिरी जो कि राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है, बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये नोएडा में स्थित है, ठीक है। बीवी गिरी जो है वो 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। किसको, बीवी गिरी को, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च कहाँ पर है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा में ही स्थित है। सबसे कम लिंग अनुपात की बात करें तो ये सबसे कम लिंग अनुपात जो है वो गौतम बुद्ध नगर का है। कहाँ का है, गौतम बुद्ध नगर का है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद जो है वो गौतम बुद्ध नगर ही है। जहाँ पे सबसे कम लिंग अनुपात होगा वहाँ की सबसे अच्छी साक्षरता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। बजट 2024 उत्तर प्रदेश सरकार में गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए धनराशि आवंटन की गई थी। तो उत्तर प्रदेश का बजट हम आपको बता चुके 7,36,437.41 करोड़
2024 का जो बजट है वो पेश किया गया था उत्तर प्रदेश की तरफ से। और राजकोषीय घाटा जो है 86,530, ये दोनों चीज़ें हम आपको पहले सेट में करवा चुके हैं, पहले जो वीडियो है उसमें शायद तीसरे सेट में था ये, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश बजट तो कई बार, कम से कम चौथी बार अब पूछा जा रहा है। तो गौतम बुद्ध नगर में जो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए धनराशि आवंटित की गई थी वो कितनी थी? तो 1,150 करोड़, यानी कि 1150 करोड़। और उत्तर प्रदेश के बजट की बात कर लेते हैं तो 7,36,437 और राजकोषीय घाटा तो 86,530.51 करोड़। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें 7 जिले हैं। कितने? 7 जिले हैं। पहला है ललितपुर, दूसरा है जालौन, तीसरा है हमीरपुर, चौथा है महोबा, पांचवा है झांसी, बांदा और चित्रकूट। झांसी को क्या कहते हैं? तो झांसी को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? पूछा जाए कि बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? तो झांसी को कहते हैं। और बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने जिले हैं? तो 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है इसमें, बुंदेलखंड में क्षेत्र में? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो है महोबा। कौन सा है? महोबा। पान नगरी किसको कहते हैं? तो महोबा को ही पान नगरी कहते हैं। और झांसी बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार के रूप में जानी जाती है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कितने जिले क्षेत्र हैं? तो 7 जिले क्षेत्र हैं। काली मिट्टी के बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं? तो निजामाबाद में काली मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक बनाए जाते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन जो है वो सर्वाधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो बुरजा में बनाए जाते हैं। कहाँ पर? बुरजा में। पीतल शिल्पकृति या फिर ऐसे कहते हैं कि पीतल नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो मुरादाबाद को जाना जाता है। सीसा नगरी, यानी कि यहाँ जहाँ पे शीशे के सबसे ज़्यादा काम होता है, तो चूड़ियाँ उड़ियाँ कहाँ बनती हैं सबसे ज़्यादा? तो फिरोजाबाद में बनती है। कहाँ पर? अपने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बनती हैं। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। इससे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? देखो 1836 में इसको उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश प्रांत बोला गया, ठीक है। उसके बाद में 1877 में क्या हुआ? उत्तरी पश्चिमी प्रांत एवं अवध के नाम से जाना गया। कब? 1877 में। फिर 1902 में इसे संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के नाम से जाना गया। फिर 1937 में क्या हुआ? इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। तो संयुक्त प्रांत से क्वेश्चन में पूछा गया है कि कब किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? तो उत्तर प्रदेश का जो नाम है वो 1950 में दिया गया। 24 जनवरी 1950 को इसकी पहली बार स्थापना की गई थी। और इसी दिन यानी कि 24 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी जो है वो मुरादाबाद में स्थित है। और मुरादाबाद को क्या कहते हैं? हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय एवं संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये रामपुर में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा जो कि मेरठ में स्थित है, जहाँ पर क्या खेलों के सामान सर्वाधिक मेरठ में मनाए जाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहाँ अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो रामपुर जो है, कौन सा? रामपुर, जिन्हें चाकुओं का नगर कहते हैं। कौन सा? यहाँ पर सर्वाधिक चाकू बनते हैं। कहाँ पर? रामपुर में। और ये कौन सा रामपुर है जिसमें अल्प समुदाय को सर्वाधिक केंद्रीकरण किया गया है? किसको? अल्प समुदाय को सर्वाधिक केंद्रीकरण किया गया है रामपुर में। और रामपुर को क्या कहते हैं? चाकुओं का नगर कहते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो वित्तीय स्वास्थ्य में देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए एक वेबसाइट तैयार की गई है जिसका नाम है कोषवाणी। कौन सा? कोषवाणी, ठीक है। कोषवाणी इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितना हुआ? देखो 2001 में जो लिंगानुपात था वो 898 था।
898 महिलाएं थी 1000 पुरुष पर, ठीक है। फिर 2011 में क्या हुआ, 912 महिलाएं हो गई 1000 पुरुष पर, यानी कि थोड़ी सी वृद्धि हो गई। और राष्ट्र के लिंग अनुपात की बात कर लेते हैं तो 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर 2011 की जनगणना के अनुसार। उत्तर प्रदेश में 912, राष्ट्र की बात करें तो 943, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक लिंग अनुपात, तो जो सर्वाधिक लिंग अनुपात है उत्तर प्रदेश के जनपद की बात हो रही है तो वो है जौनपुर। कौन सा है, जौनपुर। आजमगढ़ और देवरिया। जौनपुर 1024 है, आजमगढ़ 1019 है, देवरिया 1017 है। उत्तर प्रदेश का जनपद सबसे कम लिंग अनुपात वाला, तो कम लिंग अनुपात वाला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर जो है वो सबसे कम लिंग अनुपात वाला। लेकिन सबसे साक्षर वाला जो जनपद है वो कौन सा है, वो गौतम बुद्ध नगर ही है। उसके बाद में हमीरपुर और फिर बागपत। सफ़ेद धागों का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहते हैं, तो सफ़ेद धागों पर धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई कढ़ाई है, उसको हम चिकनकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिकनकारी कहते हैं, ठीक है, जो कि लखनऊ की सबसे प्रसिद्ध जो कढ़ाई है वो मानी जाती है। इसके बाद अगर ज़िले और मुख्यालय की बात करें तो अमेठी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो गौरीगंज है। कहाँ पर है, गौरीगंज में ये स्थित है अमेठी का मुख्यालय। सोनभद्र की बात कर लेते हैं तो रॉबर्टगंज जो है वो सोनभद्र का मुख्यालय है। कुशीनगर की बात कर लेते हैं तो पडरौना है। कौन सा है, पडरौना है। कौशाम्बी की बात कर लेते हैं मुख्यालय तो मंजनपुर है। कहाँ है, मंजनपुर। संत कबीर नगर की बात कर लेते हैं तो खलीलाबाद जो है वो संत कबीर नगर का मुख्यालय है। भदोई की बात कर लेते हैं तो भदोई, जहाँ पर कालीन के लिए हमने पहला क्वेश्चन ही पहले सेट में करवाया था भदोई से संबंधित, ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ज्ञानपुर में ये स्थित है। सिद्धार्थनगर की बात कर लेते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ है, नौगढ़ में है। जालौन की बात कर लेते हैं तो उरई में है। फर्रुखाबाद की बात कर लेते हैं तो फतेहगढ़ में इसका मुख्यालय है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाख बहोसी पक्षी विहार स्थित है, तो लाख बिहारी पक्षी विहार जो है वो कन्नौज में स्थित है। कहाँ पर है, कन्नौज में स्थित है, जिसको हम इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। किसको, कन्नौज को। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, तो समसपुर पक्षी विहार जो है वो रायबरेली में स्थित है। कहाँ पर, रायबरेली में स्थित है। समसपुर अलग है और समन पक्षी विहार कहाँ पर है, तो समन पक्षी विहार जो है वो मैनपुरी में। देखो जहाँ पे ना लगा है वहाँ पे मैन ना लगा होगा, जैसे समन मैन और समस तो रायबरेली, ठीक है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ पर है, तो पार्वती अरंगा पक्षी विहार जो है वो गोंडा में स्थित है। कहाँ पर, गोंडा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कृत्रिम अंग का निर्माण किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कृत्रिम अंग का निर्माण किया जाता है। कानपुर में और क्या क्या होता है, देखो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जो है वो कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो भी कानपुर को ही कहा जाता है। लाल इमली मिल जो है वो ऊनी वस्त्रों के लिए एक कारखाना था जो कि काफ़ी बड़ा था, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसको शायद बंद कर दिया गया है। वैसे हम घूम आए हैं यहाँ पे लाल इमली मिल के पास में, ठीक है। तो ये भी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी कानपुर में ही स्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट हैंडीकैप ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी कानपुर में ही स्थित है। गंगा नदी के कानपुर किस नदी के किनारे है, तो ये गंगा नदी के किनारे है। और ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो कानपुर में ही स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, तो पूर्व का जो ऑक्सफोर्ड है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1887 में की गई थी। पूर्व का जो ऑक्सफोर्ड है उत्तर प्रदेश के किस विद्यालय को कहा जाता है, तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1887 में की गई थी। उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय था। उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 1887 में होती है, जिसको उत्तर प्रदेश के पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। किसका, पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। अब आ जाते हैं सेट नंबर 8 पर। बावनी इमली ऐतिहासिक स्थल कहाँ पर स्थित है, तो बावनी इमली ऐतिहासिक स्थल जो है वो फतेहपुर में स्थित है। कहाँ पर, फतेहपुर में ये स्थित है। गंगा व यमुना नदी के किनारे पर स्थित है।
भितौरा जो कि हम फतेहपुर में ही स्थित है, इसमें क्या है, भृगु ऋषि की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। भितौरा जो है जो कि फतेहपुर में ही स्थित है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो भृगु ऋषि की तपोस्थली के रूप में इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित है, जो वर्तमान में कहाँ पर है, तो महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो हम आपको शायद सेट नंबर तीसरे या चौथे में बताया था, एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन हमने बताया था कि महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो बिठूर कानपुर में स्थित है। कहाँ पर है, बिठूर कानपुर में स्थित है, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है, और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर जो है वो भी कानपुर को ही कहा जाता है। ठीक है, चमड़ा उद्योग भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो कानपुर में ही होता है। ठीक है, लाल इमली बताया था अभी ऊनी वस्त्र के लिए, वो भी कहाँ पर, कानपुर में ही होता है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ बताया था अभी, तो ये भी ग्रीन पार्क कहाँ पर है, तो ये कानपुर में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि का जन्म स्थली कौन सी थी, तो ये भी बता चुके कि बलिया में इनका जन्म हुआ था, महर्षि वाल्मीकि जी का। कहाँ पर, बलिया में इनका जन्म हुआ था। विजेत हुआ जहाँ हनुमान जी ने काल नेमी राक्षस का वध किया था, किस जनपद में है, तो विजेतुआ जो है वो सुल्तानपुर में स्थित है। कहाँ पर है, सुल्तानपुर में स्थित है, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है सुल्तानपुर, जिसका पुराना नाम कुशभवनपुर है। कौन सा है, कुशभवनपुर सुल्तानपुर का पुराना नाम है। विजेतुआ महावीरन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये सुल्तानपुर में ही स्थित है। धोपाप प्रसिद्ध धात कहाँ पर है, तो धोपाप प्रसिद्ध धात जो है वो सुल्तानपुर में स्थित है। विक्टोरिया मंजिल की बात कर लेते हैं, तो विक्टोरिया मंजिल जो है वो सुल्तानपुर में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि 18 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस नदी के में जल विहार को सुगम बनाने के लिए सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया है, तो सोलर क्रूज मारुति का जो उद्घाटन है वो सरयू नदी में किया है। कहाँ पर किया है, सरयू नदी में किया है। सरयू नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत के पठार के मापचा चुंगों से होता है। कहाँ से, तिब्बत के पठार से मापचा चुंगों से इसका उद्गम होता है, किसका, सरयू नदी का। ठीक है, लखीमपुर की बात कर लेते हैं, वह बहराइच की बात कर लेते हैं। सरयू को क्या कहते हैं, लखीमपुर व बहराइच से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सकते हैं। कहाँ से, लखीमपुर व बहराइच से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कौन सी, सरयू जो नदी है, कौन सी, सरयू नदी जो है वो लखीमपुर व बहराइच से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि सरयू नदी है वो उत्तर प्रदेश के किन एरिया से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो लखीमपुर व बहराइच से उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करती है। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है, तो संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में जो विश्वविद्यालय है, प्रथम संगीत विश्वविद्यालय, वो है भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, जो कि लखनऊ में स्थित है। 24 अक्टूबर 2000 को इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। कब, 24 अक्टूबर 2000 को इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। किसको, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय को। इसकी स्थापना 1926 में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा की जाती है। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत जो है किसके द्वारा इसकी स्थापना की, तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा इसकी स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्राम कहा जाता है, तो पूर्व का जो ग्राम है उसको कन्नौज कहते हैं, और कन्नौज को ही इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। कन्नौज में क्या क्या हुआ था, ऋषभ दीक्षित का साम्राज्य जो है वो कन्नौज में ही था। भारत की इत्र राजधानी के रूप में जाना जाता है। सहेत महेत नगर किसको कहा जाता है, तो सहेत महेत नगर जो है वो श्रावस्ती को ही कहा जाता है। पूर्वांचल का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं, तो पूर्वांचल का जो प्रवेश द्वार है वो बाराबंकी को कहते हैं। महापरिनिर्वाण नगर किसको कहते हैं, तो महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर को कहा जाता है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वो हुई थी। ठीक है, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं, तो एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो सोनभद्र को कहते हैं। किसको कहते हैं, सोनभद्र को कहते हैं।
कौन गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं? गुलाबी गैंग के जो संस्थापक हैं वो संपत पाल देवी। कौन है? संपत पाल देवी जो है वो गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु ये कार्य करता है। गुलाबी गैंग जो है वो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने का कार्य करता है। इसकी स्थापना कब होती है? तो बांदा जनपद में। कहाँ पर? बांदा जिला में 2006 में इसकी स्थापना होती है गुलाबी गैंग की, जिसके संस्थापक संपत पाल देवी हैं। कौन है? संपत पाल देवी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो कौन सी उपभाषा है जो रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती हैं? तो ये खड़ी बोली है। कौन सी है? खड़ी बोली है। खड़ी बोली को हम कौन से अन्य नाम से भी जानते हैं? तो कौरवी के नाम से भी जानते हैं। 1801 में कौरवी जो नाम है वो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, किसके? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा ये कौरवी नाम जो है वो दिया गया था। राहुल सांकृत्यायन की अगर रचनाओं की बात कर लेते हैं तो देखो जितने भी यात्राओं से संबंधित है, ठीक है, यात्रा जहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ पे घूमना फिरना दिखाया जा रहा है उस रचना में, तो आप राहुल सांकृत्यायन को लगा सकते हैं। ठीक है। तो 98% चांस रहे आपके सही होने के क्वेश्चन। क्षेत्र जो कि खड़ी बोली जाती है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, शामली है, बागपत, मेरठ, संभल, बिजनौर, हापुड़ और गाजियाबाद। सहारनपुर, मुरा, राम, शाम, बाग, मेरठ, संभल, बिजनौर, हापुड़ और गाजियाबाद। ये सभी बिजनौर वाला जो क्षेत्र है वो है लखनऊ के आगे वाला। ठीक, मतलब लखनऊ में एक स्थान पड़ता है बिजनौर। ठीक है, ये वहाँ वाला है। तो यहाँ पे क्या बोली जाती है? यहाँ पर खड़ी बोली जाती है। किस जिले में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी गई, जिसको हम शॉर्ट में AIISH कहते हैं, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग। तो किसको कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। किसको? कानपुर को कहते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो हेल्थ मिनिस्टर कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में? तो मनसुख मंडाविया हैं। सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो ये सहारनपुर में स्थित है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान जो है वो वाराणसी में स्थित है। PM मोदी ने 30 दिसंबर 2023 को अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी कहाँ से दिखाई थी? तो ये क्वेश्चन भी पहले कर चुके हैं। अमृत भारत को जो हरी झंडी है वो अयोध्या से दिखाई गई थी। कहाँ से? अयोध्या से इसको अमृत भारत ट्रेन को 30 दिसंबर 2023 से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताज ब्रांड के नाम से किस उत्पाद को बेचा जाता है? तो ताज ब्रांड किसको कहते हैं? तो आलू को ही ताज ब्रांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो आलू अनुसंधान संस्थान है वो बाबूगढ़ हापुड़ में स्थित है। कहाँ पर? बाबूगढ़ हापुड़ में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो शिमला में स्थित है। कहाँ पर? शिमला में ये स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में तांवा अयस्क किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो जो तांवा अयस्क है वो ललितपुर सोनराई में प्राप्त होता है। ललितपुर सोनराई में स्थित होता है। कोयला की बात कर लेते हैं तो ये सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में मिलता है। चूना पत्थर की बात कर लेते हैं तो ये मिर्जापुर के कजराहत में मिलता है चूना पत्थर। ठीक है। पायराइट्स की बात कर लेते हैं तो पायराइट्स भी कहाँ मिलता है? सोनभद्र में ही मिलता है। और कोयला सिंगरौली के सोनाभद्र के सिंगरौली में मिलता है। सोना की बात कर लेते हैं तो रामगंगा वो जो शारदा है, रामगंगा व शारदा जो है यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर सोना मिलता है। पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अव्यवस्थित है। अव्यवस्थित का मतलब है स्थित है। ठीक है। तो दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार जो है वो वाराणसी में स्थित है, जिसको हम कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में जानते हैं। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो भी कहाँ पर है? वाराणसी में ही स्थित है। मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र कहाँ पर है? तो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य और मदन मोहन मालवीय केंद्र वाराणसी में स्थित है। जो वाराणसी किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर वाराणसी स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर खीरी में
स्थित है, ठीक है। को बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया था? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको बाघ परियोजना में 1987-88 में शामिल किया गया था। कब? 1987-88 में इसको शामिल कर लिया गया था। दुधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य की स्थापना कब होती है? तो दुधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य की स्थापना 1968 में होती है। कब होती है? 1968 में होती है, ठीक है। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? तो जस्ट 9 साल बाद इसको दुधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है वो दे दिया गया था, ठीक है। अभ्यारण्य की बात करें तो 1968 है और उद्यान की बात करें तो 1977 है, ठीक है। इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो 490 वर्ग किलोमीटर जो है वो क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो सौरभ चौधरी का जो संबंध है वो निशानेबाजी से है। किससे है? निशानेबाजी से है। सौरभ चौधरी किस एरिया से हैं आप उत्तर प्रदेश के? तो ये मेरठ जिले से है। कौन से जिले से है? मेरठ जिले से है। एक एथलीट है पारुल चौधरी जिनका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, और समी अमरोहा जिनका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। ये भी कहाँ से हैं? तो समी अमरोहा, समी जो है मोहम्मद समी, ये अमरोहा से हैं। और पारुल चौधरी जो है वो मेरठ से हैं। कहाँ से हैं? मेरठ से हैं। पारुल चौधरी एक एथलेटिक है और मोहम्मद समी एक क्रिकेटर है। कौन है? मोहम्मद समी एक क्रिकेटर है और सौरभ चौधरी, और इसमें जोड़ लेना कि ये एक निशानेबाज है जो कि मेरठ जिले से ही संबंध रखते हैं, ठीक है। कौन कौन हो गए? 3 नाम हो गए। एक तो मोहम्मद समी अमरोहा से हैं, पारुल चौधरी मेरठ से हैं, सौरभ चौधरी ये भी मेरठ से ही हैं। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखो 2011 में जो साक्षरता दर थी वो हमने 912 बताई थी। कितनी बताई थी? 912। सॉरी, साक्षरता की बात की जा रही है, यानी कि पढ़ाई लिखाई की, ठीक है। लिंग अनुपात की बात नहीं की। लिंग अनुपात 912 था। लिंग अनुपात का मतलब होता है कितने व्यक्तियों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। और साक्षरता का मतलब होता है कि कितने लोग उस एरिया में पढ़े लिखे हैं। तो 2001 की तुलना में 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो 11.36% की हुई है। कितनी? 11.36% की वृद्धि हुई है साक्षरता में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? तो विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो 8 मार्च 1952 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गठन किया जाता है। कब? 8 मार्च 1952 में। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो पुरुषोत्तम दास टंडन को बनाया जाता है विधानसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश की। वर्तमान में जो अध्यक्ष है विधानसभा के वो हैं सतीश महाना। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सतीश महाना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेट नंबर अपने 9 पर। सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान प्राप्ति के 6ठे वर्ष महात्मा बुद्ध ने किस नगर का भ्रमण किया था? तो किस नगर का भ्रमण किया था? ये किया था कौशाम्बी का। किसका? कौशाम्बी का। कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ पर है? मंजनपुर में है। और कौशाम्बी 16 महाजनपद में किसकी राजधानी थी? तो ये थी वत्स की राजधानी। किसकी? वत्स की राजधानी थी। कौशाम्बी को किससे अलग किया गया था? तो प्रयागराज से अलग किया गया था। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी कौशाम्बी की। बता चुके कि 16 जनपद में वत्स की राजधानी कौशाम्बी रही थी। कौशाम्बी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। प्रवासगिरी स्थल तथा सदीपन घाट कहाँ पर स्थित है? तो ये कौशाम्बी में ही स्थित है। कौशाम्बी को हस्तिनापुर के राजा निछाचू ने बसाया था। किसने? निछाचू ने बसाया था कौशाम्बी के हस्तिनापुर के राजा ने। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो जो जलेसर है जो कि एटा नगर का है, अपने कास्ट बेल के लिए इसको जाना जाता है, जिसको हम जलेसर को ही घुंघरू नगर के नाम से जाना जाता है। किसके? यहाँ पे सर्वाधिक जो घुंघरू हैं वो एटा नगर में ही बनते हैं, जलेसर में, ठीक है। पटना पश्चिम बिहार कहाँ पर है? ये पटना पश्चिम बिहार भी एटा में ही स्थित है। चित्रकूट को लकड़ी की खिलौनों की नगरी के नाम से जानता है। किसको? लकड़ी के जो खिलौने हैं वो चित्रकूट में सर्वाधिक बनते हैं। कोमल खिलौने जो हैं वो झांसी में बनते हैं। कहाँ पर? झांसी में बनते हैं। जालौन जो है, जालौन किसके लिए जाना जाता है? तो हस्त निर्मित कागज के लिए जालौन को जाना जाता है। मैनपुरी के लिए किसको जाना जाता है? तो तारकशी कला के लिए मैनपुरी को जाना जाता है।
पीलीभीत हमने क्या बताया था आपको दूसरे तीसरे क्वेश्चन दूसरे सेट में बताया था कि पीली क्या थी, बांसुरी है, और पीली ही बांसुरी होती है। ठीक है, तो पीलीभीत किससे संबंधित है, बांसुरी से संबंधित है। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय पर अपने अधिवेशन आयोजित कहाँ पर किए थे? तो 1916 में इंडियन कांग्रेस ने और इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक साथ अपने अधिवेशन जो है वो आयोजित किए थे, जिसकी अध्यक्षता श्री अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं। पूछा जाता है लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। इसके जस्ट बाद में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह चलाया जाता है, जो कि 1917 में चलाया गया था। ठीक है, परम्परण की समस्याएं अवगत महात्मा गांधी को अवगत कराया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में टोटल 9 अधिवेशन हुए। जो आईएनसी के अधिवेशन हुए थे वो उत्तर प्रदेश में कुल कितने अधिवेशन हुए, तो 9 अधिवेशन जो है वो आईएनसी के उत्तर प्रदेश में हुए थे। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं कि 25 नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जा सकी है? तो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में जो पुलिस कमिश्नरी जो लागू है वो की जा चुकी है। और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस कमिश्नरी है वो प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो लक्ष्मी सिंह है। ठीक है, प्रथम चरण जो है उसमें नोएडा एवं लखनऊ 2020 में पुलिस कमिश्नरी बनाई गई थी। द्वितीय चरण की बात कर लेते हैं तो वाराणसी और कानपुर में द्वितीय चरण में पुलिस कमिश्नरी की प्रणाली लागू की गई थी 2021 में। 2020 में कहाँ, बड़े बड़े शहर जैसे कि नोएडा और लखनऊ है। उसके बाद में वाराणसी और कानपुर है। तृतीय चरण में आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में। कहाँ पर, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में। लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्वेद कॉलेज की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, ये प्रयागराज में स्थित है। पहले भी आपको ये क्वेश्चन जो है वो करवा चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये भी कानपुर में पहले क्वेश्चन करा चुके हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन करा चुके हैं, रायबरेली, विमानन से बरेली याद रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं उद्योग विश्वविद्यालय मेरठ में, ये भी अभी क्वेश्चन करा चुके हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पर है, राजकीय आयुर्वेद विद्यालय कहाँ पर है, तो प्रयागराज में। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर है, कानपुर में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन ये कहाँ पर है, तो ये रायबरेली में। ठीक है, ये सभी आपको पहले क्वेश्चन जो वो करवा चुके हैं। 5 से 15 फरवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिस बीमारी को समाप्त करने के लिए वार्षिक जन औषधि प्रशासन, क्या वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान चलाया गया, तो किस बीमारी के लिए ये था, तो फाइलेरिया के लिए वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान जो है वो फाइलेरिया के लिए चलाया गया। ये क्या एक संक्रमण रोग है, क्या है ये एक संक्रमण रोग है। इसमें क्या होता है, हाथी पाँव भी इसको कहते हैं फाइलेरिया को। फाइलेरिया क्या कहते हैं, हाथी की तरह पाँव, काफ़ी पैर जो है वो काफ़ी मोटा हो जाता है। ठीक है, पैर इसमें सूज जाता है फाइलेरिया में। ठीक है, वार्षिक जन औषधि प्रशासन जो है वो फाइलेरिया के लिए चलाया गया था। 18 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन थाने का शुभारंभ किया। किसके, पर्यटन थाने के लिए एडीजीपी यानी कि अनुपम कुलश्रेष्ठ जो है इन्होंने पर्यटन थाने का शुभारंभ कहाँ किया है, तो सबसे ज़्यादा पर्यटन जो है वो कहाँ आते हैं, वृंदावन मथुरा में ही आते हैं। वृंदावन मथुरा को क्या कहते हैं, इसको मयूर संरक्षण केंद्र जो है वो मथुरा में स्थित है। पहला महिला सैनिक स्कूल जो है वो मथुरा में स्थित है। देखो, मयूर संरक्षण केंद्र और पहला महिला सैनिक स्कूल भी कहाँ पर है, मथुरा में स्थित है। और बकरी अनुसंधान संस्थान भी मथुरा में ही स्थित है। ये बकरी अनुसंधान महिला सैनिक स्कूल जो है, ये 2 चीज़ें पहले बता चुके हैं। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड में अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो बुंदेलखंड में अहीर समुदाय के द्वारा पाई डंडा नृत्य जो है वो किया जाता है। यह गुजरात के डांडी नृत्य के समान होता है। पाई डंडा जो है, जो गुजरात का डांडी नृत्य होता है उसके समान होता है, और इसको अहीर जनजाति करती है, अहीर समुदाय इसको करता है। और अहीर समुदाय कहाँ का, अहीर समुदाय तो ये बुंदेलखंड का है। ठीक है, ख्याल नृत्य, कार्तिक नृत्य और घोड़ा नृत्य, देवी नृत्य, राई और बड़ेरी और घूरिया, घूरलिया,
किसको? देवी को। तो क्या हो गई? लड़ाई हो गई। कहाँ पर हो गई? रेडी पर लड़ाई हो गई। किससे भागे? घोड़ा से। कौन भागे? कार्तिक। फिर क्या कहते हैं कि ख्याल रखना। और क्या कहते हैं? ख्याल रखना। क्या हुआ? घूर लिया। किसको? देवी को घूर लिया। क्या हो गई? लड़ाई हो गई। राई नृत्य। क्या हुआ? रेडी पर। किससे भागे? घोड़ा से। कौन भागे? कार्तिक भागे। क्या रखना? ख्याल रखना अपना। अब भाग तो चुके हैं ये, तो ख्याल रखना। ये सभी कहाँ के हैं? बुंदेलखंड के हैं। कहाँ के हैं? बुंदेलखंड के हैं। उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों की सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ साझा करती है? तो 11 जिलों की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ में। उत्तर प्रदेश के जो 11 राज्य हैं वो एमपी के साथ जो सीमा है वो साझा करते हैं। देखो, एक तो है झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, जालौन, आगरा और इटावा। ये जितनी भी 11 जो ज़िले हैं, 11 ज़िले जो हैं वो एमपी की सीमा को साझा करते हैं। राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? तो राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में स्थित है। अलीगढ़ के हरिगढ़ में ये स्थित है। कहाँ पर? अलीगढ़ के हरिगढ़ में ये स्थित है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम क्या है? तो काला नमक चावल जो है, काला नमक जो चावल है वो एक सुगंधित चावल है। कौन सा है? सुगंधित चावल है, जिसको तराई क्षेत्र में उगाया जाता है। कहाँ पर? तराई क्षेत्र में उगाया जाता है। और ये कहाँ पर है? तो सिद्धार्थनगर में है, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है काला नमक को। धान का कटोरा किसको कहते हैं? तो धान का कटोरा जो है वो चंदौली को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? चंदौली को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण पश्चिम मुख्यालय जो है वो वाराणसी को कहते हैं। वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायन का नाम बताइए, जिन्हें प्रसिद्ध संगीत वादक सयाजी मिश्रा ने गोद लिया था। तो सयाजी मिश्रा को गोद किसने लिया था? तो सिद्धेश्वर देवी ने लिया था, जिनका जन्म 8 अगस्त 1908 को वाराणसी में हुआ था। इन्होंने, सिद्धेश्वरी देवी ने क्या किया था? सयाजी मिश्रा को गोद में ले लिया था, जिनके उपनाम सिद्धेश्वरी देवी के उपनाम क्या है? तो मोनो इनका उपनाम है। क्या है? ठीक है, जिन्हें पद्म श्री पुरस्कार 1966 में दिया गया था। कब दिया गया था? पद्म श्री अवार्ड जो है वो 1966 में इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि का जन्म स्थान है। तो किस महर्षि का जो बलिया जन्म स्थान है? तो महर्षि भृंगु का जो है, कौन से? महर्षि भृंगु जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बलिया में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद है। बिंदी के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो बलिया जो है वो बिंदी के लिए प्रसिद्ध है। बलिया किसके लिए प्रसिद्ध है? बिंदी के लिए प्रसिद्ध है। दादरी मेला की बात कर लेते हैं। तो दादरी मेला कहाँ पर स्थित है? तो ये बलिया में स्थित है। चित्तू पांडे जन्म कहाँ पर है? तो चित्तू पांडे जन्म जो है वो बलिया में हुआ था। भारत छोड़ो में भाग किसने लिया था? तो चित्तू पांडे ने ही भारत छोड़ो में जो भाग है वो चित्तू पांडे ने लिया था, और इनका जन्म जो है वो बलिया में हुआ था। दादरी मेला भी कहाँ होता है? तो दादरी मेला भी आपको पहले बता चुके हैं कि ये बलिया में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प कला स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जिसको हम हसनगंज के नाम से जानते हैं, यहाँ पर राजकीय कला एवं शिल्प स्थित है, जिसको इंग्लिश में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत की धार्मिक राजधानी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो धार्मिक राजधानी है, वैसे धर्म के जो सबसे ज़्यादा प्रवर्तक हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो वाराणसी में ही स्थित हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तर प्रदेश किस जनपद में है? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो लखनऊ जनपद में है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है? तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वो सैफई इटावा में स्थित है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है। वीर अब्दुल हमीद वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 2012-13 से वीर अब्दुल हमीद वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। ये 2012-13 में शुरुआत इसकी होती है। पुरस्कार विजेता को क्या दिया जाता है? तो 1 लाख
व्यक्ति को दिए जाते हैं और 2 लाख जो है वो उस संगठन को दिए जाएंगे जिस संगठन से जो व्यक्ति है वो बिलोंग करता होगा। राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण हेतु है? तो राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना जो है वो घड़ियाल के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना जो है वो आई थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब तक कितनी बार किया जा चुका है? तो अब तक 18 बार जो है वो विधानसभा का जो गठन है वो किया जा चुका है। आप बताएंगे कि विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष हैं वो कौन है और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, और विधानसभा का जो गठन है वो यूपी में कब किया गया था? अभी इसी प्रैक्टिस सेट में हम आपको तीनों चीज़ें बता चुके हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताना हमको, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और इसके बाद में हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना, जिसमें आपको इसी तरीके की हैंड रिटन नोट PDF मिल जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार विजिट कर लीजिए। हम औरों की तरह नहीं कि आपको PDF ना दें, ठीक है, या फिर एक साथ PDF डालें। तो जब वीडियो हो जाता है उसके बाद में आपको शाम को जो PDF है वो मिल जाती है, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।